डियर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। बच्चों, नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स का और नर्वस टिश्यू का बना होता है। ये प्राइमरी नॉलेज हम लोग जानते हैं। यदि हम उसके मेन स्ट्रक्चर न्यूरॉन के डिस्कस करें तो आप जानते ही हैं बच्चों कि न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स हम लोग देखते हैं। यदि उन मेन पार्ट्स को हम इस छोटे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देखें तो आप देखिएगा उसके अंदर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है डेंड्रॉन। उसके बाद एक इर्रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, दैट वन इज कॉल्ड साइटोन, एंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। सो दैट मीन्स देर आर 3 मेन स्ट्रक्चर्स, नंबर 1 डेंड्रॉन, नंबर 2 इज साइटोन एंड नंबर 3 इज एक्सॉन। अब आप देखिए बच्चों, यदि हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूरॉन का मेन जो स्ट्रक्चर है उसका मेन यूज क्या होगा, ये रिलेटेड है नर्व इंपल्स के प्रोडक्शन से। यानी आप देखिए मेरी यहाँ फिंगर मसल्स में यदि मुझे कॉन्ट्रैक्शन करना है तो नो डाउट मेरे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होगा और बाय न्यूरॉन्स वो यहाँ मसल्स में पहुंचेगा, तब जाकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। यानी कि यहाँ मुझे जरूरत है बच्चों एक करंट की, एक वोल्टेज की। और हम जानते हैं कि जब आयंस फ्लो करते हैं तो करंट बनता है और करंट के अकॉर्डिंग यदि हम चलें V = IR, तो हम जो जानते हैं बच्चों कि उससे वोल्टेज बनता है। तो बच्चों न्यूरॉन के अंदर जो मेन वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज कहलाता है नर्व इंपल्स। तो हम ये देखना चाहेंगे कि न्यूरॉन की फिजियोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर आ रहा है बच्चों वो है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। यानी हम लोग यहाँ पर बच्चों नर्व फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और नर्व फिजियोलॉजी के साथ साथ बच्चों हम यहाँ पर इंपल्स कंडक्शन की भी बात करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेम वर्ड हैं। देखिए बच्चों, जो नर्व कंडक्शन है उसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 पोलराइजेशन, नंबर 2 डीपोलराइजेशन, नंबर 3 इज रीपोलराइजेशन एंड 4th वन इज हाइपर पोलराइजेशन। बट बच्चों इन चारों स्टेजेस में से आप मेन 3 स्टेजेस को जरूर याद रखना जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नंबर 1 पोलराइजेशन, 2 डीपोलराइजेशन एंड 3rd वन इज रीपोलराइजेशन। देखिए इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर पोलराइजेशन को, और पोलराइजेशन का जो मीनिंग है वो है रेस्टिंग स्टेज। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, रेस्टिंग स्टेज के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टिमुलस जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। और जब स्टिमुलस किसी न्यूरॉन में एब्सेंट है तो उस टाइम पर जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा मेम्ब्रेन पर, वो वोल्टेज डिफरेंस आपका -70 मिलीवोल्ट आएगा। ध्यान रखना है, रेस्टिंग स्टेज को पोलराइजेशन कहेंगे और वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो -70 मिलीवोल्ट होगा। बच्चों इस दौरान जब हम न्यूरॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उसके बाहर का चार्ज और अंदर का चार्ज कैसा होगा। बच्चों इस दौरान हम आउटर साइड की मेम्ब्रेन को देखें तो पॉजिटिवली चार्ज दिखाई देगी और इनर साइड की मेम्ब्रेन को हम लोग देखें तो वो कैसी दिखाई देगी, नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगी। यानी सीधी सी बात है कि जो वोल्टेज है वो -70 मिलीवोल्ट आना चाहिए और जो चार्जेस का लोकेशन है वो बाहर पॉजिटिव और अंदर की साइड में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बच्चों इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहां आप देख रहे हैं ये पैसिव चैनल को शो कर रहा है जिसमें सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, पैसिव चैनल्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये हमने सोडियम पोटेशियम पंप को रिप्रेजेंट किया है। सोडियम पोटेशियम पंप में 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आते हैं यानी उनका इनफ्लक्स होगा और 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं यानी उनका आउटफ्लक्स होगा। तो आप देखना सोडियम यहां बाहर, पोटेशियम यहां पर अंदर जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। बच्चों ये दोनों जो डायग्राम हैं ये हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिएगा ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये जो है वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्लियर बच्चों? थोड़ा सा ध्यान रखना, पैसिव चैनल पैसिव होते हैं, कोई एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। वीजीसी जो है वो वोल्टेज पर खुलेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और पंप जो है वो एटीपी से ओपन होता है। तो देखिए जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन के अंदर रेस्टिंग स्टेज होने की वजह से किसी स्टिमुलस का अराइवल हम शो नहीं करते हैं, इसलिए जो सोडियम वीजीसी है वो क्लोज रहेगा, पोटेशियम वीजीसी है वो क्लोज रहेगा। बच्चों मैंने कहा था कि पैसिव चैनल हमेशा खुले रहते हैं, तो पैसिव चैनल खुले रहेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम ज्यादा माइग्रेट होता है बच्चों किससे, सोडियम से, इसलिए आप ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन पर बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन ये नंबर में ज्यादा होते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव करते हैं, फिर भी बच्चों ये पोलराइजेशन नहीं ला पाते क्योंकि ये स्लो चलते हैं।
तो स्लो चलने की वजह से हम -70 मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए सेल बच्चों काम में लेती हैं पंप को। पंप बहुत फास्ट वर्किंग करता है और ये भी जब चलेगा तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आता है। तो क्या मतलब समझ में आया कि इसकी वजह से और इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मान लीजिए सपोज कि ये हमारा एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन पर जब हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को देखते हैं तो बच्चों उसकी वजह से यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यहां पर वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो आएगा -70 मिलीवोल्ट। यानी कि सीधी सी बात है कि ये काम करेगा पैसिव चैनल और पंप काम करता है, तो हमारी स्टेज कंफर्म होती है कौन सी? पोलराइजेशन। इसमें आप ध्यान रखना कि पोलराइजेशन का जो मेन स्ट्रक्चर है जो फाइनली लेके आता है वो पंप होता है, लेकिन जो आयनिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करता है वो पैसिव चैनल नंबर की वजह से ज्यादा करता है। और वो कौन सा होता है? आयन। जो मेन रेस्पॉन्सिबल है वो है बच्चों पोटेशियम आयन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी पोलराइजेशन स्टेज है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े तो अब हम दूसरी स्टेज पर आते हैं जिसका नाम क्या है? डीपोलराइजेशन। यानी अब हम एक्साइटेड स्टेज में जा रहे हैं, हम एक्साइटिंग स्टेज के अंदर जा रहे हैं। बच्चों इस दौरान एक्सॉन पर स्टिमुलस प्रेजेंट होगा और अब जब स्टिमुलस आता है तो आपकी पोलरिटी मेम्ब्रेन पर उल्टी हो जाती है। तो बच्चों बाहर नेगेटिवली चार्ज होगा और अंदर पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों जब आप यहां पर भी वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेंगे तो एक्साइटेड स्टेज के अंदर वोल्टेज +30 या +45 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिलता है। फिर बात वही आती है आपके दिमाग में कि कैसे बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव आया। चलिए इन्हीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम लेके चलते हैं। देखिए बच्चों यहां भी ये पैसिव चैनल है जो हमेशा ओपन रहेंगे। क्लियर बच्चों? और जब भी ये चलते हैं बाहर से पॉजिटिव करेंगे और अंदर से नेगेटिव करेंगे। ओके, अब आप देखिए जब आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो स्टिमुलस के अराइवल से बच्चों सोडियम वीजीसी खुलते हैं। सोडियम वीजीसी यहां पर देखिए ये वाला सोडियम वीजीसी है, ये ओपन होगा। बच्चों इसमें एक छोटा सा सीक्वेंस याद रखना कि जब आप स्टिमुलस देंगे तो थोड़े बहुत Na+ वीजीसी ओपन होते हैं, तो थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है, तो अंदर के नेगेटिव कैंसिल होते हैं। आप समझ गए होंगे जब अंदर कैंसलेशन होता है तो उस कैंसलेशन की वजह से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। पहले आप याद कीजिए -70 था, अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो -60 तक पहुंचेगी, -55 तक पहुंचेगी। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 से 15 मिलीवोल्ट का आ रहा है। और उस 10 से 15 मिलीवोल्ट के डिफरेंस की वजह से बच्चों यहां पर जितने भी Na+ वीजीसी है वो सब खुल जाएंगे और बल्क में सोडियम आयन अंदर आएगा, तो अंदर चार्ज पॉजिटिव होगा और बाहर चार्ज नेगेटिव होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हमेशा बल्क में थाउजेंड्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, फ्लो करते हैं। तो अब जो डीपोलराइजेशन का मेन स्ट्रक्चर होगा वो वीजीसी होगा, सोडियम वीजीसी होगा। क्लियर बच्चों? और जो आयन रेस्पॉन्सिबल होगा वो भी सोडियम आयन ही होगा, क्योंकि बल्क में एक ही स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। नो डाउट पैसिव चैनल भी नंबर में ज्यादा है, बट वो एक एक आयन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्टेशन को काउंट करेंगे। इसलिए बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। बच्चों इस दौरान ध्यान रखना कि जो पोटेशियम वीजीसी है वो बंद रहता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है बच्चों वो भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप आप जानते ही हैं कि वो अपोजिट काम करता है, और अपोजिट काम करने की वजह से हमारा डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए जो पंप है वो बंद कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना केवल इसी स्ट्रक्चर को डीपोलराइजेशन में काउंट करना है। तो फाइनली इसी स्ट्रक्चर से बाहर नेगेटिव होगा, अंदर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। वोल्टेज की वैल्यू +30 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों? अब आप देखिए जो यहां पर +30 बन रहा है वो न्यूरॉन में आगे की तरफ माइग्रेट करेगा, और जब वो आगे की तरफ माइग्रेट करेगा तो पीछे क्या आएगी बच्चों? रेस्टिंग स्टेज आएगी। और उस रेस्टिंग स्टेज को हम कहने जा रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज, जिसका नाम क्या है? रीपोलराइजेशन, यानी कि अगेन रेस्टिंग स्टेज कहलाएगी। इस दौरान क्या हुआ कि आपने जो पहले सोडियम वीजीसी से +30 +45 मिलीवोल्ट हाईएस्ट बनाया था, वो न्यूरॉन का हाईएस्ट वोल्टेज होता है बच्चों, और उस हाईएस्ट वोल्टेज पर K+ वीजीसी खुल जाते हैं। ओके, अब K+ वीजीसी खुलेंगे तो बल्क में पोटेशियम क्या होगा? अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। पैसिव चैनल भी देखिए क्या करते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव करते हैं। अब क्या होगा? Na+ वीजीसी जो है वो बंद हो जाएगा, और बच्चों पंप की सप्लाई भी चालू हो जाएगी, और पंप आप जानते ही हैं ऑलरेडी बाहर पॉजिटिव अंदर क्या करता है?
नेगेटिव करता है। तो देखिए बाहर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होगी, इनर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होगी। अब आप वापस यहां पर वोल्टेज मेजर करेंगे तो बच्चों वो उसी रेंज में आएगा -60 to -80, यानी आप एवरेज यहां पर लिख सकते हैं -70 मिलीवोल्ट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? -70 मिलीवोल्ट। तो आपने क्या देखा, पहले -70 थे रेस्टिंग में, फिर एक्साइटेड कंडीशन में आए तो +30 +45 तक पहुंचे, और वापस हम आए तो -70 पर वापस आ गए। काम किस किसने किया? पोलराइजेशन में पैसिव चैनल और पंप ने काम किया, डीपोलराइजेशन के अंदर Na+VGC और पैसिव चैनल ने काम किया, और रीपोलराइजेशन में 3 स्ट्रक्चर ने काम किया, पैसिव चैनल ने, पंप ने और K+VGC ने। अब बच्चों ध्यान रखना, इस रीपोलराइजेशन में मेन स्टेज आपको इस K+VGC को ही ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आयन रेस्पॉन्सिबल पोटेशियम ही हमें निकालकर चलना है। तो ये हमारे नर्व कंडक्शन की बेसिक 3 स्टेजेस आपको देखनी है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें और यहां पर अगला डायग्राम देखें तो देखिए एनसीईआरटी ने भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उसने कहा कि यहां देखिए बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव है, यानी कि यहां पर क्या है? डीपोलराइजेशन है। यहां देखिए अभी करंट नहीं पहुंचा है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, यानी यहां पर क्या है? पोलराइजेशन है। एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों कि जब जब डीपोल आगे बढ़ेगा पोलराइजेशन की तरफ तो डेफिनेटली 2 करंट का फ्लो होगा मेम्ब्रेन पर। एक करंट आउटर साइड पर फ्लो करता है, एक इनर साइड पर। तो देखिए आउटर साइड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हो जाएगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पर। जैसे कि मान लीजिए सपोज इसको मैं यहां पर ए साइड रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं यहां पर बी साइड रिप्रेजेंट करूं, तो आउटर करंट की डायरेक्शन क्या हुई? B to A। और एक करंट यहां से अंदर से यहां पर फ्लो करेगा, किससे साइड से बच्चों? ए साइड से बी साइड पर। तो अंदर के करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बच्चों? A to B हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और जब करंट का सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट जो है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। तो हमारा जो कंडक्शन है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों। इसी बात को देखिए यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये ए साइड है, दिस वन इज ए साइड, दिस इज बी। ये साइड हो गई आउटर करंट की डायरेक्शन, ये साइड हो गई बच्चों इनर करंट की डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल करंट की डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ नर्व कंडक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। क्लियर बच्चों? अब आप देखिए जब हम एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर पहुंचते हैं तो आप जानते हैं मान लीजिए 2 न्यूरॉन हैं तो इन 2 न्यूरॉन के बीच में क्या होगा? जंक्शन होगा। इस जंक्शन को हम नाम देते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स कहते हैं। देखिएगा सिनेप्स कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आप यहां पर देख रहे हैं और ये हमारा बच्चों यहां पर फर्स्ट न्यूरॉन आप देख रहे हैं। तो पहले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है बच्चों उसे आप कहेंगे बच्चों प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बच्चों दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन नीचे आप देख रहे हैं वो होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच का जो गैप दोनों के बीच में होगा जहां पर आप देख रहे हैं ये वेसिकल्स भरी हुई हैं, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो प्री प्लस क्लेफ्ट प्लस पोस्ट इक्वल्स टू सिनेप्स। क्या कहेंगे इसको? सिनेप्स कहेंगे। बच्चों ये टीलोडेंड्रिया है, टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसमें साइनेप्टिक वेसिकल भरे हुए हैं और इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या कहती है कि मान लीजिए हम एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर भर दें जिसका नाम क्या है बच्चों? एसिटाइल कोलिन। तो जब आप यहां से एक्शन पोटेंशियल को लेके आओगे, जो आपने नर्व कंडक्शन में नर्व इंपल्स बनाया था उसी को हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो जब आप वो नर्व इंपल्स ऊपर से लाओगे तो बच्चों क्या होगा? यहां पर कैल्शियम VGC के थ्रू कैल्शियम की एंट्री होगी, ध्यान रखिएगा। और जब कैल्शियम की एंट्री होगी तो डेफिनेटली कैल्शियम जो है वो वेसिकल को जाके स्टिमुलेशन देंगे, वेसिकल मूवमेंट शो करेगी, धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ जाएगी और पेरिफेरी की तरफ जाने के बाद वो यहां पर जाके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगी। बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर हमारी इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं, देखिए ये रिसेप्टर्स हैं, उन पर जाके बाइंड होने लगेंगे और जब बाइंड होंगे यहां पर तो यहां पर चैनल्स खुलते हैं जिन्हें आप सोडियम चैनल्स कह सकते हैं। बच्चों जब सोडियम चैनल यहां से सोडियम को अंदर की तरफ माइग्रेट करेगा तो आप समझ जाइएगा बच्चों कि अंदर चार्ज पॉजिटिव और बाहर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? डीपोलराइजेशन। तो देखो जो एक्शन पोटेंशियल आया था वो इसी फॉर्म में तो आता है बच्चों, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यानी डीपोलराइजेशन के फॉर्म में। और आपने वेसिकल के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके यहां भी क्या कर दिया? अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यानी आप यहां पर भी डीपोलराइजेशन स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्लियर बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा सिनेप्स काम करता है जिसमें हमें केमिकल की जरूरत है।
अब आप सोचिए, जब केमिकल की जरूरत है तो ऐसे सिनेप्स क्या कहलाएंगे? केमिकल सिनेप्स कहलाएंगे। क्लियर बच्चों? बच्चों ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ध्यान रखना। यदि मैं गाबा डाल दूं यहां पर, तो ये गाबा जो है GABA, दैट मींस गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, बच्चों ये एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में ध्यान रखना कि अंदर ज्यादा नेगेटिव, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूं कि ये टेलोडेंड्रिया है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, तो गाबा जब एंटर करता है, यानी गाबा जब बाइंड करता है, तो बच्चों क्लोराइड चैनल्स खुलते हैं। अंदर पहले से ही रेस्टिंग कंडीशन में नेगेटिव होता है, तो क्लोराइड के आने से और नेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी हम हाइपर रेस्टिंग में पहुंच जाते हैं और उसी को इनहिबिशन कहा जाता है। यानी जब गाबा क्लोराइड को अंदर भेजेगा तो यहां कोई वोल्टेज जो डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, वो आगे चलकर कभी भी बच्चों एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए गाबा की वजह से हम ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन की वजह से ध्यान रखना, हम अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यानी कि ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ऐसे स्नेप्स इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये केमिकल स्नेप्स का स्ट्रक्चर है। बच्चों ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस भी होते हैं। तो चलिए केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के डिफरेंस को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने एक टेबल यहां पर ड्रॉ किया है जिसमें आप केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को देख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन गाबा रिक्वायर्ड है। फिर देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आके ऊपर से निकलने वाला जो गाबा है एसिटाइल कोलिन है वो उस गैप के अंदर स्टोर भी होगा, रिसेप्टर पे बाइंड भी होगा, तो स्पेस ज्यादा होना चाहिए। उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डायमीटर, यानी कि मोर देन 20 नैनोमीटर का होना चाहिए। बच्चों केमिकल को आके बाइंड होने में समय लगता है, इसलिए ये स्लो होंगे, और ये हमारी बॉडी में ज्यादा मिलते हैं, यानी मैक्सिमम इन बॉडी मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए इस डायग्राम को आप देखिएगा, ये टेलोडेंड्रिया है, ये डेंड्रोन है। बच्चों इनके बीच में यहां पर ये मैंने छोटे छोटे से ट्यूब्स लगाए हैं जिन्हें माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। तो आयन को पास माइक्रोट्यूबुल्स कर देते हैं, और माइक्रोट्यूबुल जब एक आयन को दूसरी जगह पहुंचा देंगे तो फास्ट कंडक्शन होगा। तो ऐसे जो सिनेप्स हैं वो फास्ट कंडक्शन शो करते हैं। बच्चों कंडक्शन जो है वो एक्सॉन की जैसे होता है, जैसे ऊपर एक्सॉन में था वैसे यहां होगा, और ये बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में रेयर होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, कैसे होते हैं? रेयर होते हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में मिलते हैं, हार्ट मसल्स के बीच में मिलते हैं, और कुछ थोड़े बहुत ब्रेन के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो अप्रॉक्स बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग या उसके बराबर, किसके बराबर बच्चों? 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 नैनोमीटर के आसपास होगा। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और यहां न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल माइक्रोट्यूबुल पास करती हैं, और माइक्रोट्यूबुल जहां लगती है उसे क्या कहते हो? गैप जंक्शन कहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हैं इनका फॉर्मेशन कौन करेगा? इनका फॉर्मेशन करेगा बच्चों हमारा गैप जंक्शन। तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा गैप जंक्शन को आप आंसर दीजिएगा, और यहां तो न्यूरोट्रांसमीटर से ही आपका काम होगा। और हमारे अंदर ज्यादा मिलने वाले जो सिनेप्स हैं वो कौन से हैं? केमिकल सिनेप्स हैं बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां हमारे न्यूरॉन का कंडक्शन और सिनेप्स कैसे काम करता है वो हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कहती है बच्चों कि मेरे यहां पर ब्रेन है और मेरे यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो मेरे यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के मैं क्या बोलूंगा? CNS बोलूंगा। बच्चों ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आएगा और एक आएगा बच्चों कौन? स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? बच्चों ब्रेन की बात हम करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्लियर बच्चों? फोर ब्रेन को हम फिर आगे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट पार्ट, हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेटर डेवलप्ड, यानी सबसे ज्यादा देर तक डेवलप यही हुआ है, सेरेब्रम, और उसके नीचे होगा डायेंसेफेलॉन। क्लियर? मिड ब्रेन के अंदर जाएं तो ऑप्टिक लोब आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ क्रूरा सेरेब्राई आपको देखने को मिलेंगे। अभी डायग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन हाइंड ब्रेन में सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होगा, दैट वन इज कॉल्ड सेरेबेलम, और बच्चों उसके सामने होगा पोन्स, और इन दोनों के नीचे की तरफ होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पहले हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर।
तो चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है जिसमें मेनली यहां पर ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले देखिए कि जब आप अपने यहां से स्कल को रिमूव करेंगे बच्चों, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो स्कल में वेल प्रोटेक्टेड है, और कौन सा पार्ट, क्रेनियम वाले पार्ट में वेल प्रोटेक्टेड है। तो जब आप क्रेनियम को रिमूव करेंगे तो आपके ब्रेन पर 3 मैनिंग्स आपको नजर आएंगी। नंबर 1 जो सबसे अंदर होगी वो पाया मैटर। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा हाईली वेस्कुलर होती हैं, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई के साथ होती है और थिनेस्ट होती है, ध्यान रखना। अरेक्नोइड जो है वो बीच में होगी, वेरी थिन इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बाहर की तरफ ड्यूरामेटर होगी जिसके अंदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रेन इज सराउंडेड बाय आउटर ड्यूरामेटर, वेरी थिन अरेक्नोइड एंड इनर हाईली वेस्कुलर पाया मैटर। अब बच्चों जैसे ही आप ब्रेन को डिसेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे ब्रेन का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बच्चों? देखिए ब्रेन के अंदर ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड सेरेब्रम। बच्चों मेरा जो सेरेब्रम है वो यहां है। इस सेरेब्रम को मैं यहां एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर से 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो मुझे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे। तो जिस क्लेफ्ट से आप डिवाइड करोगे वो एक लॉन्गिट्यूडनल मीडियन क्लेफ्ट है, जिसको फिशर कह सकते हो आप, मीडियन फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर कह सकते हो। और उससे मेरे 2 हेमिस्फीयर बनते हैं, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बच्चों दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। जितने लोब्स यहां होंगे, अंदर जितने एरिया होंगे उतने ही इसके अंदर भी होंगे। तो आप किसी एक को ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कि यहां पर बात कर रहा हूं आपसे ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, और इधर कौन है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। पॉपुलेशन में ध्यान रखना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए आपको बात ज्यादा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की ही करनी है। तो आप देखो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब आपको देखने को मिलेंगे। सपोज ये डिसेक्शन लेफ्ट को दिखा रहा है, तो देखिए आगे की तरफ होगा फ्रंटल, ऊपर की तरफ होगा पैराइटल और पीछे की तरफ होगा ऑसिपिटल। 3 लोब हो गए। चौथा लोब आपके इस लेटरल साइड पर आएगा, जहां मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये लोब होगा टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब? टेम्पोरल लोब। और जब इस टेम्पोरल लोब को मैं हटाता हूं तो मुझे अंदर की स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन को देख रहे हैं। आप देखिए ये हमारा सेरेब्रम है। बच्चों सेरेब्रम के ये जो दोनों पार्ट, दोनों हेमिस्फीयर हैं, इनको बीच में से एक बैंड जोड़ता है दोनों को। जैसे मान लीजिए 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो बीच में मेरा हाथ इसको जोड़ने का काम करेगा, बीच में प्लेट बनेगी। उस प्लेट को कहा जाता है, ये व्हाइट वाली प्लेट जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, व्हाइट मैटर का बना है और लार्जेस्ट कनेक्शन है, कमीशर है, इसे लार्जेस्ट कमीशर कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा। और यदि ये डैमेज हो जाए तो हम RCH यानी राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम ऊपर चलें तो ये व्हाइट पार्ट आता है सेरेब्रम में, मेडुला, और ये ग्रे पार्ट आता है जिसे आप ग्रे मैटर कह सकते हैं, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। यानी ग्रे पार्ट वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको आप कॉर्टेक्स कहिए, और यहां पर मान लीजिए व्हाइट पार्ट को मैं कहूं तो उसे आप मेडुला कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? बच्चों जो ग्रे मैटर आप यहां सबसे बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसमें आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। फोल्ड में अपर पार्ट होता है गायरी, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ये फोल्ड बनाऊं, ये आप देखिएगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस वन इज गायरी, GYRI, और यहां बीच का जो डिप्रेशन है दिस वन इज कॉल्ड सल्काई, इसको सल्काई कहा जाता है। बच्चों जितने गायरी सल्काई डेवलप होते हैं एनिमल उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ गायरी एंड सल्काई प्रोवाइड मोर स्पेस टू डिपोजिशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन को डिपोजिशन होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही गायरी सल्काई सेरेबेलम के ऊपर भी मिलते हैं, ध्यान रखना, लेकिन वो लार्ज होते हैं। और सेरेबेलम अपन जानते हैं बैलेंसिंग के लिए रिलेटेड होता है, जबकि सेरेब्रम जो है वो बच्चों कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेटली मेमोरी से रिलेटेड होता है। क्लियर है बच्चों? बच्चों ये जो 3 लोब आप देख रहे हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, क्लियर बच्चों, और यहां पर कौन था, टेम्पोरल, इन सभी 4 लोब्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के सेंसरी एरिया मिलेंगे, मोटर एरिया मिलेंगे और एसोसिएशन एरिया मिलेंगे। कंसंट्रेट करना कि हमारे पास 3 टाइप के एरिया हैं। एक हमारे पास में सेंसरी एरिया है, एक हमारे पास में एसोसिएशन एरिया है, और एक हमारे पास में बच्चों मोटर एरिया है, ध्यान रखिएगा। बच्चों सेंसरी एरिया केवल 3 लोब में मिलेंगे, पैराइटल में, ऑसिपिटल में और यहां जो टेम्पोरल है उसमें, और आगे वाले फ्रंटल में हमें मोटर एरियाज मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और जो एसोसिएशन एरिया हैं ये
पूरे हमारे ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, पूरे सेरेब्रम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, जो एसोसिएशन एरिया है, एनसीईआरटी क्या कहती है, दीज आर कॉम्प्लेक्स एरिया, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर के बीच में है और उन दोनों से ये बहुत ज्यादा सिनेप्सिस बनाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है इनमें, तो आप पहचान नहीं सकते कि ये क्लियरली सेंसरी है या क्लियरली मोटर है। तो एनसीईआरटी कहती है एसोसिएशन एरिया आर नॉट क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, दीज आर कॉम्प्लेक्स एरिया, दीज आर मेड अप बाय द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और आप जानते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो मेमोरी स्टोर होगा। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज रिलेटेड टू मेमोरी स्टोरेज। सेंसरी से लेगा, मोटर को देगा, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। और बच्चों, दो या दो से ज्यादा सेंसेशन का ये एक इंटरप्रिटेशन भी बनाता है, कंफर्मेशन भी बनाता है, इसलिए इन्हें इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया भी कहा जाता है। तो मेमोरी स्टोर करने वाले जो एरिया हैं ब्रेन में, वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन एरिया। क्लियर है बच्चों? ये इंटर न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ध्यान रखना, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हम नीचे आए तो ये देखिए, ये तो सेरेब्रम हो गया। नीचे आप देखिएगा, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, जैसे इस तरीके से वॉल लाइक है, ये पूरा आप राउंडेड कह सकते हैं बच्चों, वो थैलेमस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थैलेमस कहलाएगा। क्लियर है? फिर आप देखिए, ये जो यहां का नीचे वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को हम यहां से रिप्रेजेंट करें, ये नीचे वाला पार्ट, ये हाइपोथैलेमस है। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम हाइपोथैलेमस नाम देंगे, ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस से आगे बढ़े हम तो आप देखिएगा, यहां पर हमारे पास में पीनियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी, और पीनियल ग्लैंड जिससे टच होती है उसे एपिथैलेमस कहा जाता है। तो डायंसेफेलॉन के 3 पार्ट याद रखना, ये एपिथैलेमस वाला बैंड बच्चों, यहां से यहां तक का थैलेमस, और नीचे वाला कौन, हाइपोथैलेमस, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले मैं आपसे बात करूं थैलेमस की, तो देखिए थैलेमस एक वॉल है, जो लेटरल वॉल है वो थैलेमस होता है। जितने भी सेंसेशन नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से मोटर वाले नीचे आते हैं। वापस सुनना, जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई नीचे से ऊपर सेरेब्रम को जाएंगे वो थैलेमस से जाएंगे, और मोटर स्टिमुलाई ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वो भी थैलेमस से आएंगे। इसलिए थैलेमस को बच्चों हम कहते हैं गेट कीपर ऑफ ब्रेन। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम नाम देंगे गेट कीपर ऑफ ब्रेन कहा जाता है। यानी कि सेंसरी और मोटर का पाथवे जो है वो थैलेमस होगा। नीचे आए तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, जो लार्जेस्ट जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मैक्सिमम अदर ग्लैंड वाला पार्ट, यानी अदर एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। और पिट्यूटरी का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। बच्चों ध्यान रखना, पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है और थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है। क्लियर है? अब आप देखिएगा, इसके साथ में हम देखें तो ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आप ध्यान रखना, पहला फंक्शन है बिहेवियर कंट्रोल, फूड बिहेवियर एंड सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा जो है वो एंडोक्राइन कंट्रोल, तीसरा जो है वो थर्मोरेगुलेशन, चौथा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करना, और बच्चों बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन, ये इसका 5वां फंक्शन है। तो आप याद रखना बेताब, BETAB, तो आपको सारे अल्फाबेट से फंक्शंस नजर आ जाएंगे। बिहेवियर, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, और बच्चों कौन सा, बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन। अब ये हाइपोथैलेमस हो गया, और पीछे लगी हुई है एपिथैलेमस से कौन सी ग्लैंड बच्चों, पीनियल ग्लैंड जो है वो लगी हुई है। पीनियल ग्लैंड भी बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन में काम में आती है। क्लियर बच्चों? तो ये जो हुआ ये सेरेब्रम हुआ, और नीचे कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, ये वाला, ये हमारा डायंसेफेलॉन हुआ। यानी यहां तक का जो पार्ट है जो हमने स्टडी किया है वो कहलाता है बच्चों हमारा फोर ब्रेन। क्लियर है? अब हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक साथ स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। आप देखिए बच्चों, ये मैंने उसी पार्ट का जो पिछली सेक्शन में हम देख रहे थे उसका नीचे वाला पार्ट निकाल के सेकंड स्लाइड में लगाया है। देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन है, यानी यहां से यहां तक हम चलें तो ये हमारा मिड ब्रेन कहलाएगा। क्लियर है? मिड ब्रेन में देखिए आगे क्रूरा सेरेब्राई है, जो दो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये क्रूरा सेरेब्राई है, लिम्ब मसल कंट्रोल में हेल्प करेंगे। और पीछे की साइड डोर्सल साइड पर जाएं तो चार ऑप्टिक लोब हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये चार ऑप्टिक लोब हैं, ध्यान रखना। दो सुपीरियर, ये वाले सुपीरियर हैं बच्चों, और नीचे वाले जो हैं वो इन्फीरियर ऑप्टिक लोब कहलाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, सुपीरियर आई के पाथवे में आते हैं, यानी जब आप आई की नर्व को आई से निकालकर और ऑसिपिटल लोब में ले जाते हैं तो ये वाला पार्ट काम में आएगा, यानी कि सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स बीच में आएंगे, ध्यान रखना। और जब ईयर वाला पाथवे हमारे इस टेम्पोरल लोब में जाता है तो बच्चों ध्यान रखना,
इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स पाथ में आते हैं तो आपका जो मिड ब्रेन है उसमें आगे क्रूरा सेरेब्राई और पीछे 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। चारों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखना ये स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है, ध्यान रखना। उधर हमने कॉर्पस कैलोसम पढ़ा था, वो कॉर्पस कैलोसम भी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है। और जब हमने पाया मैटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर की बात की थी तो बच्चों ध्यान रखना अरेक्नोइड भी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है। बीच में यहां पर एक कैनाल मिलेगी जिसको आप ईटर कह सकते हैं या सेरेब्रल एक्वेडक्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर जो हैं ये मिड ब्रेन में आती हैं, हाइंड ब्रेन में चलते हैं। बच्चों ये पोन्स वाला पार्ट है, ध्यान रखना। और पोन्स जो हैं वो सामने सेरेबेलम, ऊपर जाके सेरेब्रम और नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स इट प्रोवाइड फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट विच कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, ध्यान रखना है। उसके बाद ये हमारा सेरेबेलम है। और देखिए सेरेबेलम की हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सेम सेरेब्रम जैसी होती है। बाहर की साइड पर ग्रे मैटर होगा और बच्चों अंदर की साइड में व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? व्हाइट मैटर ट्री लाइक ब्रांच्ड होता है जिसे कहा जाता है आर्बोर विटे। क्या कहते हैं उसे? आर्बोर विटे कहा जाता है। और ये जो हमारा सेरेबेलम है ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का, या ऐसा कह दीजिए कि हमारी जो वॉलंटरी मसल्स है ना उनकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी का कंट्रोल करता है। तो फिर वॉलंटरी मसल का वॉलंटरी कंट्रोल कौन करेगा? सेरेब्रम करेगा। और जो इनवॉलंटरी मसल्स है बॉडी में उनका रेगुलेशन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमने देखा है और हम समझ भी सकते हैं कि ये ऊपर से ब्रॉड और नीचे से कंटिन्यूसली क्या होता है? नैरो होता है। और जितनी भी हमारी वाइटल एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बच्चों वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी याद रखना, स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, फूड एंगल्फिंग यानी डीक्लूटेशन, ये सब भी बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। वॉलंटरी मसल्स का वॉलंटरी कंट्रोल सेरेब्रम, वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी कंट्रोल सेरेबेलम, और इनवॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। या फिर डैमेज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरेब्रम डैमेज हो गया तो क्या होगा? डेथ आफ्टर सम टाइम होगी, क्योंकि हमारी जो वाइटल एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन, कार्डियक, वो तो मेडुला चलाता रहेगा, तो डेथ आफ्टर सम टाइम होगी। लेकिन यदि मेडुला डैमेज हो गया तो डेथ तुरंत हो जाएगी, ध्यान रखना। और सेरेबेलम डैमेज हुआ तो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब होगा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये है बच्चों हमारे ब्रेन का कंप्लीट डायग्राम। अब आप समझ गए कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ब्रेन है तो दूसरा पार्ट कौन होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड में भी वही 3 मेम्ब्रेन्स चारों तरफ कवरिंग बनाती हैं। कौन कौन सी बच्चों? सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ड्यूरामेटर, फिर उसके अंदर देख रहे हैं आप अरेक्नोइड, फिर उसके अंदर आप देख रहे हैं पाया मैटर। क्लियर बच्चों? बच्चों आप जानते ही हैं कि ड्यूरामेटर अरेक्नोइड के बीच की जगह कौन सी है? सबड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड पायामेटर के बीच की जगह कौन सी होती है? सब अरेक्नोइड स्पेस होता है। सेम तीनों मेम्ब्रेन और दोनों स्पेस ब्रेन पर भी मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है? अब आप देखो, सबसे बाहर की तरफ जाएं तो ये आप यहां पर वर्टिब्रल कॉलम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम को देख रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और इसके अंदर आप सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर सकते हैं, क्योंकि यहां पे CSF देखने को मिलता है। बच्चों ध्यान रखना, तीनों मेम्ब्रेन दिख रही हैं और बाहर वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लास्ट एंड तक केवल एक ही मेम्ब्रेन माइग्रेट होती है, जिसका नाम क्या है? पाया मैटर। कौन है बच्चों? पाया मैटर है। ड्यूरामेटर अरेक्नोइड यहीं बीच में ही फ्यूज हो जाती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये अपने को देखना है। और उसके बाद आप देखिए, यहां हमारी इस जगह पर जो कोन बन रहा है, इस जगह तक हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आप यहां देख रहे हैं, ये पार्ट कहलाता है फिलम टर्मिनेलिस, एंड दिस इज नॉट मेन पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. No any type of nerve arises from this thread-like structure, that is filum terminali. All spinal nerves arises from this section.
यानी कि इस सेक्शन से ही निकलेगी बच्चों, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं, वो सब इस रीजन से लेकर और यहां तक निकलती हुई नजर आएगी। क्लियर है बच्चों? तो आपने क्या देखा कि हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, फिर ड्यूरामेटर, फिर ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर है, सबसे बाहर कौन है? वर्टिब्रल कॉलम है। बच्चों वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्री है सर्वाइकल 1, तो आप समझ जाइएगा ऊपर यहां से आपको आके कौन मिलेगा? कॉन्डाइल्स आके यहां पर मर्ज होंगे, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कॉन्डाइलर जॉइंट बनेगा। और बीच में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक फोरामन देखने को मिलता है जिसका नाम है फोरामन ऑफ मैग्नम। क्या है? फोरामन ऑफ मैग्नम। क्लियर है? तो यहां ऊपर ब्रेन होगा, स्कल होगा, नीचे वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। यहां तक मेन स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान रखना बच्चों। अब उसके बाद देखो 31 पेयर है ना बच्चों, तो 31 पेयर नर्व्स के लास्ट के 11 पेयर वो एक बंच बनाते हैं। जिस जगह पर हम बेल्ट लगाते हैं वहां से हमारे हिप रीजन की तरफ, हमारी लेग्स की तरफ करीब 11 पेयर नर्व्स का एक बंच निकलता है और उसे कहा जाता है कॉर्डा इक्विना, यानी कि हॉर्स टेल। एक छोटा सा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमने केवल यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर है? अब इसका मैं यहां से मान लीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन निकालता हूं, तो जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे तो नो डाउट हमें स्पाइनल नर्व बनती हुई भी नजर आएगी बच्चों। पहले एक बात सुनना कि ये एक वर्टिब्री है मान लीजिए, दूसरा वर्टिब्री, तो बीच का जो स्पेस है ना बच्चों, ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस कहलाता है। तो स्पाइनल नर्व हमेशा इस इंटरवर्टिब्रल स्पेस से निकल के एक इधर जाएगी और एक स्पाइनल नर्व इधर निकलेगी। मतलब स्पाइनल नर्व हमेशा बच्चों ध्यान रखना पेयर में निकलती हैं। और कितनी होती हैं? 31 पेयर होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन देख चुके हैं कि कितनी मैनिंग्स हैं, अंदर क्या भरा हुआ वो भी देख चुके हैं, कॉर्डा इक्विना कैसे बन रहा है वो भी देख चुके हैं, नीचे का पार्ट फिलम टर्मिनलिस है जो एसेसरी पार्ट है, मेन पार्ट तो ऊपर आएगा वो भी देख चुके हैं। अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल कर देखते हैं। तो देखिए जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन नजर आएगा। सबसे पहले हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। देखिए हिस्टोलॉजी की बात करें तो अंदर होता है बटरफ्लाई लाइक ग्रे मैटर और बाहर की साइड पर होता है व्हाइट मैटर। क्लियर बच्चों? ग्रे मैटर आप देख रहे हैं ना, बटरफ्लाई लाइक है, ये देखिएगा। तो बटरफ्लाई लाइक की वजह से ये इसके प्रोजेक्शंस बन रहे हैं बच्चों। दिस वन इज द प्रोजेक्शन, दिस वन इज द प्रोजेक्शन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्लियर? एंड दीज आर टू स्मॉल प्रोजेक्शंस। इन स्मॉल प्रोजेक्शंस को कहते हैं हॉर्न कहा जाता है। तो आप देखिए ये वाले जो हॉर्न हैं ये कहलाते हैं बच्चों लैटरल हॉर्न, या इनको आप पोस्टीरियर हॉर्न कह सकते हैं। या ऐसा कह दीजिए कि इनको हम जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इसको हम डॉर्सल के नाम से जानेंगे। ये आप देखिएगा, बीच वाले छोटे वाले को आप लेटरल हॉर्न बोलिएगा। क्या बोलेंगे? लेटरल हॉर्न बोलेंगे। और जो यहां पर नीचे देख रहे हैं ये एंटीरियर हॉर्न या फिर हमारे वेंट्रल हॉर्न कहलाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। यानी आप समझिए मैं ऐसे खड़ा हूं आपके साइड में, तो ये वाला हॉर्न मेरे आगे आएगा, ये वाला हॉर्न मेरे पीछे जाएगा और बीच वाला छोटा हॉर्न जो है वो मेरे लेटरल साइड पर आएगा। तो वेंट्रल, लेटरल और कौन सा हो गया? डॉर्सल हॉर्न हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आप देखिए इन हॉर्न की वजह से व्हाइट मैटर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है बच्चों? ये जो 4 पार्ट आप डिवाइड कर रहे हैं इन्हें कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। क्या कहेंगे? फ्यूनिक्यूलस। ओके बच्चों? अब आप देखो जो हॉर्न है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यानी कि जो शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं वो डॉर्सल हॉर्न में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और जो लैटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है ना बच्चों, इनके न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। वापस से सुनिए, डॉर्सल हॉर्न में क्या होगा? शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे और लैटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न में क्या होगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। आप पॉइंट को समझना। जैसे मान लीजिए सपोज कि ये रिसेप्टर है और यहां से शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आया तो यहां उसका साइटोन होगा और दूसरा बाइफर्केटेड पार्ट अंदर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां आके वो दूसरे न्यूरॉन के साथ में सिनेप्स बनाएगा जो आपके इंटरन्यूरॉन हो सकते हैं और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो यहां से वापस जो है वो बाहर निकल के चला जाएगा बच्चों। क्लियर है? ध्यान रहेगा सबको। तो ऊपर कौन से हो गए? शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, नीचे कौन से हो गए? मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेम ध्यान रखना, लेटरल हॉर्न में भी मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होते हैं। अब आप देखो ये लेटरल हॉर्न है, यहां से भी न्यूरॉन मान लीजिएगा निकलेगा तो वो भी बच्चों डेफिनेटली बाहर की साइड पर चला जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं
तो देखो ये डोर्सल हॉर्न है, तो यहां जितने भी न्यूरॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, इन सबको मिला के कहते हैं डोर्सल रूट। क्या कहेंगे? डोर्सल रूट। न्यूरॉन कौन सा है उसके अंदर? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। नेचर कैसा है? ये हमेशा सेंसेशन को अंदर लेके आता है, यानी सेंसरी नेचर का होता है। क्लियर है बच्चों? तो ऊपर की साइड पे क्या हुआ? डोर्सल हॉर्न, उसका बंडल रूट, डोर्सल रूट। न्यूरॉन कौन सा? सूडो यूनिपोलर। और बच्चों डेफिनेटली वो क्या करेगा? सेंसेशन अंदर लेके आएगा। अंदर एनालाइज कौन करता है? इंटरन्यूरॉन्स एनालाइज करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और फिर जो एनालिसिस का रेस्पॉन्स बनता है उसे मल्टीपोलर लेकर बाहर चला जाता है। अब मल्टीपोलर जो है वो यदि इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ग्लैंड्स की तरफ जाएगा या इनवॉलेंट्री मसल्स की तरफ जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, इनवॉलेंट्री वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। इनवॉलेंट्री की तरफ आप जाएंगे, चाहे ग्लैंड्स हो चाहे मसल्स हो, क्लियर है, या ऑर्गन्स हो, तो आप लेटरल हॉर्न वाले न्यूरॉन से मैसेज लेके जाएंगे, यानी इस वाले से। तो इससे जो ब्रांच बनती है वो रामस कम्युनिकेंस कहलाती है। यानी कि बीच वाला जो लेटरल हॉर्न वाला न्यूरॉन है उससे क्या बनेगा? रामस कम्युनिकेंस। क्लियर है? और जो ब्रांचेस नीचे की साइड में वेंट्रल की तरफ जाएंगी और ऊपर हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ भी निकले, वो कहलाएंगे बच्चों, ऊपर है तो रामस डोर्सेलिस ब्रांच बनेगी और नीचे वाली रामस वेंट्रलिस ब्रांच बनती है। बच्चों ध्यान रखना कि जो रामस डोर्सेलिस है, और बच्चों डेफिनेटली हम ये कहें कि जो रामस डोर्सेलिस है, रामस कम्युनिकेंस है और रामस वेंट्रलिस है, इसमें और नीचे वेंट्रलिस में आपको दोनों फाइबर मिलेंगे तो ये मिक्स होती है, ये भी मिक्स्ड होती है, क्योंकि इसमें सेंसरी मोटर दोनों फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रामस कम्युनिकेंस जो है वो ओनली बच्चों मोटर होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं तो अंदर क्या मिला? ग्रे, बाहर क्या मिला? व्हाइट। ऊपर वाले न्यूरॉन कौन से थे? सूडो यूनिपोलर। नीचे वाले कौन से थे? मल्टीपोलर। और जब ब्रांचेस बाहर निकली तो कितनी ब्रांचेस मिली? 3। रामस डोर्सेलिस वो मिक्स होगी क्योंकि दोनों फाइबर होते हैं। रामस कम्युनिकेंस कैसी होगी? मोटर। और रामस वेंट्रलिस कैसी होगी? मिक्स होगी। और इन सब को हम मिला दें तो बच्चों बन जाएगी हमारी 1 स्पाइनल नर्व। ये हमारी एक स्पाइनल नर्व होगी। तो बच्चों मुझे बताइए कि नेचर सभी स्पाइनल नर्व का कैसे होगा? मिक्स होगा। और टोटल ये कितनी होती हैं? 31 पेयर्स होती हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें नर्व बनाना भी आ गया कि नर्व बनती कैसे है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, रामस कम्युनिकेंस तो कहां जा रही थी बच्चों? इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री मसल्स और ग्लैंड्स को। लेकिन रामस डोर्सेलिस और रामस कम्युनिकेंस, रामस वेंट्रलिस जो है, रामस डोर्सेलिस और रामस वेंट्रलिस बच्चों, ये हमारे वॉलंट्री मसल्स को जाती है। तो आप देखना, जो रामस डोर्सेलिस है ये बनाती है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, क्योंकि ये वॉलंट्री को जाती है। जो रामस वेंट्रलिस है वो भी बनाती है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और रामस कम्युनिकेंस बनाती है बच्चों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ये दोनों तो क्या बना देंगी? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ये क्या बना देगी? ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, जो कि ऑटोनोमस अपन जानते ही हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमें ये पता लगा इस डायग्राम में कि कैसी स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड की और नर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जितनी ब्रांचेस आपने इधर बनाई है ना, सेम आप इधर भी बना सकते हैं। तो पेयर में होगा कि नहीं होगा? और टोटल पेयर कितना है? 31 पेयर्स हैं। नेचर कैसा है? मिक्स्ड है। तो ये है बच्चों हमारी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम की, नर्व की फिजियोलॉजी काम करती है, कैसे सिनेप्स काम करता है, ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के कैसे पार्ट्स होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन में कौन कौन से पार्ट होंगे। तो आप ढंग से एनसीईआरटी को पढ़िएगा, उसकी एक एक लाइन याद कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले नीट में सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।